हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह वीडियो हमारे चैनल पर जो कक्षा 9वीं के गणित की कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, इसका दूसरा वीडियो है, जिसमें हम गणित विषय के अध्याय 1 जिसका नाम संख्या पद्धति है, इसकी प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे हल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले दो चीजों को समझना जरूरी है। पहला तो यहाँ पर लिखा है पूर्णांक और दूसरा यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों ही संख्याओं के प्रकार हैं और इन दोनों के बारे में हम इसके ठीक पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो आइडिया दे देता हूँ ताकि आप इस सवाल को हल कर पाए। तो देखिए, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं p बटे q के रूप में लिखने की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक संख्या इस p की जगह पर आएगी और एक संख्या इस q की जगह पर आएगी, और p जो है वो ऊपर है और q जो है वो नीचे है। इन दोनों के बीच में एक बटे वाली लाइन आएगी इस तरह से। ठीक है, अब p की जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखा है कि p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक है, इसका मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह से 6 7 8 और ये बढ़ते ही जाते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते, इसलिए इनको हम अनंत से दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से ये अपोजिट साइड में उल्टी दिशा में भी होते हैं और यहाँ पर 0 भी होता है, बीचों बीच में होता है जो। और उल्टी दिशा में जब ये होते हैं तो ये माइनस में होते हैं, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट डॉट, और ये भी कभी खत्म नहीं होते उल्टी दिशा में भी, इसलिए हम इन्हें माइनस अनंत से दर्शाते हैं। तो कुल मिला के ये जो है ये पूर्णांक हैं, और पूर्णांक जो होते हैं ये ऋण के अनंत से धन के अनंत की ओर तक होते हैं। अब यहाँ बोला है कि p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो अब पूर्णांक तो धन की संख्याएं भी हो सकती है, पूर्णांक ऋण की संख्याएं भी हो सकती हैं, और पूर्णांक में यह 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन दी है कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब q का मान, q के स्थान पर आप कभी भी 0 नहीं रखेंगे, इसलिए इसको हम बराबर को बीच में से काट देते हैं। तो q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 0 को छोड़कर आप धन की सारी संख्याएं ले सकते हो और ऋण की सारी संख्याओं q के स्थान पर रख सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं यहाँ ऋण 3 रखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ 0 रखता हूं तो फिर यह गलत हो जाएगा। तो q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हमें बता रही है। ठीक है, इसी तरह से p भी एक पूर्णांक है, तो p की जगह पर भी, अब p की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 1 से लेके अनंत तक जितनी भी धन की संख्या है वो भी रख सकते हैं, ऋण 1 से ऋण के अनंत तक जितनी भी ऋण की संख्या है वो भी रख सकते हैं। साथ ही आप 0 भी रख सकते हैं, कहाँ पे, p की जगह पे, यानी यहाँ पे 0/3 करेंगे तो भी सही है, 1/3 होगा तो भी सही है, ऋण 1 करेंगे तो भी सही है। तो ये जो संख्या बन के आई है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब p बटे q के रूप में, यानी कि एक संख्या ऊपर की तरफ है, एक संख्या नीचे की तरफ है, और जो नीचे है संख्या वह 0 भी नहीं है। तो इसका उत्तर हमें कुछ इस तरह से लिखना है कि
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता? तो हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर 0/1, 0/2, 0/3, 0 के बटे में 12 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और इसी तरह से और भी कई तरह की संख्याएं आप उदाहरण में बता सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है, इतना सा इसका उत्तर, इतना सा इसका ये हल है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। अब 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है तो सीधा सा मतलब है कि हमें यहाँ सबसे पहले तो लिखना है हल, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न में ही हमें बताया गया है, क्या बताया गया है प्रश्न में, कि हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ कुछ इस तरह से लिख देंगे, प्रश्नानुसार हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी? 6। तो अब क्या करेंगे, हम इस 6 में एक को बढ़ा के इसको 7 कर देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। हमें 6 बोला है परिमेय संख्याएं, तो हमने इस 6 को ऐसे नीचे लिखा और उसमें एक बढ़ाया और बढ़ा के इसको हमने 7 कर दिया। एक बढ़ा के हमने इसको 7 कर दिया। आप ऐसे ही सोच लीजिए कि अगर हमको प्रश्न कुछ इस तरह से दे देते, जैसे अभी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं का बोला है, 6 की बजाय अगर हमें 3 ही बोलते तब क्या करते हैं? तो तब भी हमें ये इस तरह से लिखना होता। कैसे? कुछ ऐसे कि प्रश्न के अनुसार अब हमें कितनी ज्ञात करनी है परिमेय संख्याएं? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए हम इस 3 को एक बढ़ा के 4 कर देंगे। कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से। यहाँ लिख दिया हमने 3 और उसमें एक बढ़ा के उसको हमने कर दिया 4। जैसे अगर एक और प्रश्न कुछ इस तरह से आपको दे दे कि अगर 3 के बजाय यहाँ आपको बोल दे कि 5 परिमेय संख्याएं निकालो, तो क्या करेंगे? तो तब भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। हम लिख देंगे प्रश्नानुसार अब हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और 5 ज्ञात करनी है, इसलिए 5 को हम एक बढ़ा के 6 कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये 5 को हमने यहाँ लिखा और उसमें एक बढ़ा के इसको हमने कर दिया 6। ठीक है, अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि जब यहाँ पे हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला, तो हमारा जो उत्तर है, सॉरी उत्तर नहीं, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमारे को एक बढ़ा के इसको कितना करना है? 7 करना है। जब हमें यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोली जाए तो हमें इससे एक बढ़ा के कितने कर देंगे? 4 करेंगे। अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोले तो हम इसे एक बढ़ा के 6 कर देंगे। मतलब जितनी बोल रहे हैं ना उससे एक बढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो 7 आया, तो अभी इस 7 को हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इस 7 को हम 7/7 कर देंगे। यहाँ पे जैसे 4 है तो हम इस 4 को क्या करेंगे? 4/4 कर देंगे। यहाँ पे अगर 6 है तो हम इस 6 को क्या कर देंगे? 6/6 कर देंगे। और हमें काम इसी से पढ़ने वाला है, हमारा काम जो है वो इसी से पढ़ने वाला है, इसी से हम जो है वो आगे परिमेय संख्याओं को निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो किन के बीच में ज्ञात करनी है? प्रश्न में देखिए 3 और 4 के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 4। अब हम इनमें गुणा करेंगे, तो 3 में हम पहले गुणा करेंगे
इसका, और यहाँ 4 में भी गुणा करेंगे, यहाँ लिख देते हैं और 4। अब गुणा किसका करना है, जो अभी हम उत्तर निकाल के लाए हैं ना, ये 7/7, इसी का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 7/7 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी हम 7/7 से गुणा कर देंगे। तो ये जब गुणा होगा, तो गुणा होने के बाद में इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इस 3 का गुणा ऊपर 7 में हो जाएगा, तो 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 21 और बटे में हो जाएगा 7 वैसा का वैसा, ये वाला यहाँ पे, ये वैसा का वैसा नीचे उतर जाएगा। सेम इसी तरह से 3 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 4 सते 28, तो ऊपर तो हो जाएगा 28, और ये जो 7 है ये बटे में है, तो ये बटे में 7 वैसा का वैसा, ठीक है। और बीच में हमने ये लिख दिया और। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ एक इसको फिर से लिख देंगे 21/7 और यहाँ लिख देंगे 28/7। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आप गिनती बोलते हैं तो 21 के बाद में क्या आता है, 22, बस 22 लिख दिया, इसके नीचे बटे में 7 लिख दो, इसके बाद 23/7 लिख दो, फिर क्या आएगा 24/7 लिख दो, इसके बाद 25, फिर बटे में 7, 26 और बटे में 7, और लास्ट में 27/7। तो अब आप इन्हें गिन लो, ये हो गई हमारी पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। टोटल 6 परिमेय संख्याएं हमें निकालने के लिए बोला था प्रश्न में, और हमने 6 की 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी। और तो उत्तर में कुछ है, इस तरह से लिखेंगे, उत्तर बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये है हमारा उत्तर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याओं को निकालना है। कितनी, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ लिख देते हैं हम हल, और यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लिख देंगे हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब है हम 5 को 1 बढ़ा देंगे और कितना कर देंगे, 5 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इस 6 को हम क्या लिख देंगे, 6/6। अब हमें संख्याएं किनके बीच की ज्ञात करनी, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम 3/5, प्रश्न से उतारिए 3/5, और इसमें और बीच में लिख देंगे, और प्रश्न से उतारिए 4/5, और अब हम इनमें गुणा करेंगे। तो 3/5 वैसे के वैसे हम लिख दिए, और इसमें हमने गुणा का चिन्ह लगाया, इसके बाद यहाँ लिख दिया और
यहाँ लिख दिया 4/5 और इसमें भी हम कर देंगे गुणा। और अब गुणा किससे करेंगे? जिसको हमने अभी निकाला है, ये 6/6 को यहाँ लिख देंगे 6/6। वैसे यहाँ पे भी 6/6। अब यहाँ जब गुणा होगा तो 3 का गुणा 6 में हो जाएगा, 5 का गुणा 6 में हो जाएगा। ऐसे ही 4 का गुणा 6 में होगा और 5 का गुणा 6 में होगा। तो ऊपर ऊपर का गुणा उत्तर आएगा ऊपर, और नीचे नीचे का जब गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा नीचे। तो 3 का 6 में, 3 6 18, बटे में आ जाएगा 5 6, नीचे का गुणा 5 में 6 का गुणा तो 30। और यहाँ 4 का 6 में जब गुणा करेंगे इस साइड, 4 6 24, और बटे में हो जाएगा 5 का 6 में गुणा 5 6 30। तो अब हम इसको ऐसे ही उतारेंगे। पहले एक बार 18 बटे में लिखेंगे 30, फिर कॉमा लगाएंगे। अब 18 के बाद आप गिनती बोलते जाइए। 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, इसके बाद 22, इसके बाद 30, और सबके बटे में आप 30 लिख दीजिए। इस तरह से। और जो आखिरी वाला नंबर है वो ये है, तो इसको यहाँ पे लिखिए 24/30। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर देखिए इस तरफ हमारा जो उत्तर है वो यह रहेगा। उत्तर बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये है वो 5 परिमेय संख्याएं जैसे कि प्रश्न में बोली गई हैं। वो ये 5 परिमेय संख्याएं हैं जो कि हमसे मांगी गई है, 3/5 और 4/5 के बीच की है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल को हमें हल करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य के बारे में। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, पहला जो प्रश्न है वो ये है, प्रत्येक प्राकृत संख्या वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य हमें बताना है। तो पहले देखिए, प्राकृत संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक होती है। अब हमें ये बोला है, नीचे ही मैंने प्रश्न भी लिख दिया यहाँ पे वही, कि प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक यानी कि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे चलती ही जा रही है अनंत तक। जितनी भी संख्याएं हमारे सामने आ रही है वो सारी आ गई। तो हर एक यानी कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या एक पूर्ण संख्या भी होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये सत्य असत्य में बताना कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब थोड़ा सोचिए, देखा जाए तो यहाँ पे ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, और वो 1 पूर्ण में भी है, 2 पूर्ण में भी है, 3 पूर्ण में भी है, 4 पूर्ण में भी है, 5 पूर्ण में भी है। उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, वो यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, अनंत यहाँ भी है। यानी देखा जाए तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्याओं में भी तो है, यहाँ पे उपलब्ध है। ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी तो है, तो हमें वही तो बोला गया है कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे हाँ, सत्य है, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो एक से अनंत तक होती हैं, वो सभी के सभी पूर्ण संख्याओं में भी उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये सत्य होगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, सॉरी, अगला सत्य असत्य जो है वो ये है, प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब ये सत्य है या असत्य हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न को लिख दिया है, प्रत्येक पूर्णांक यानी हर एक पूर्णांक यानी सारे के सारे पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक होते हैं, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होते हैं। ये सारे के सारे पूर्णांक हैं और बोल रहा है कि ये सारे के सारे जो हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं। अब पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत होती है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो 0 तो यहाँ पर है, 0 एक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या है, हमने मान लिया। एक एक पूर्णांक है जो पूर्ण संख्या भी है, 2 जो है वो एक पूर्णांक है और वह भी पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्णांक है और वह पूर्ण संख्या भी है, 4 एक पूर्णांक है वह भी पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्णांक है वह भी एक पूर्ण संख्या है, और इसी तरह से आगे जितने भी नंबर है वो भी सारे पूर्ण संख्या हैं, यहाँ तक कि अनंत तक हमें वैसे ही समझना है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये माइनस से जितने भी पूर्णांक है माइनस अनंत तक, क्या ये पूर्ण संख्या है? यहाँ पे है ही नहीं, खाली है, नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पर यहाँ तो सारे पूर्णांकों में सिर्फ इतने ही पूर्णांक पूर्ण संख्या है जो कि 0 से अनंत तक है। लेकिन -1 से माइनस अनंत तक के जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे असत्य। और असत्य क्यों है? क्योंकि -1 से माइनस अनंत तक के जो पूर्णांक हैं वह पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें जो है वो हल करना था। अब अगला प्रश्न है जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्नावली का अंतिम, और वो यह है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या, ये प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया है, बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी हर एक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो ये सही है या गलत है, अब वो हमें बताना है। अब देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो 3 के बटे में 7 भी लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। यह 2/13 भी परिमेय संख्या है, ऋण 11/5 भी और 8/3 भी एक परिमेय संख्या है। पर अब अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें तो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। पर बेटा यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो हम मन से खुद से एक लिख सकते हैं, और एक लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता
ये कुल मिला के है तो 5 ही, लेकिन हम इसको परिमेय बनाने के लिए मन से बटे में 1 लगाते हैं। और अगर ये बटे में 1 लगाने से ये P बटे Q के रूप में बनती है, तो इसका मतलब कि ये जो 5 है यह भी एक परिमेय संख्या है। तो अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे देखा कि 0 के बटे में हमने 1 लगाया, वह एक परिमेय संख्या बन गई। उसी तरह से 1 के बटे में 1 लगा के हम इसको भी परिमेय संख्या बना सकते हैं। 2 के बटे में भी 1 लगा के परिमेय संख्या बना सकते हैं। 3 के बटे में 1 लगाकर इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। 4 के बटे में 1 लगा दो, 5 के बटे में लगा दो, 6 के बटे में लगा दो, सॉरी 7 के बटे में लगा दो। तो मतलब ये जितने भी संख्याएं मैंने यहाँ पे अभी लिखी हैं, वो सारी क्या है, परिमेय संख्याएं बन रही है। अब यहाँ बोल रहा है कि सारी की सारी ही परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्याओं में क्या सिर्फ सारी संख्याओं में बटे में 1 ही होता है क्या? नहीं, पूर्ण संख्याओं को देखो। ये जो 0 है इसके बटे में अगर मैं 1 लगा दूं, इन सब के बटे में 1 लगा दूं, तो ये परिमेय संख्या बन गई। यानी इन सब के बटे में 1 लगाने से ये सब तो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ऋण 1 के बटे में 1, तो अब बताइए क्या ये जो परिमेय संख्या है ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों? पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक होती हैं और इनमें एक 0 भी शामिल होता है। लेकिन इस 0 के इस तरफ, जैसे कि पूर्णांकों में हम देखते हैं, 0 के उल्टे हाथ की दिशा में जो ऋण की संख्याएं होती है वो सिर्फ पूर्णांकों में होती है और वो इसमें नहीं है। तो जब वो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं ये सिर्फ धन की ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऋण की भी तो हो सकती है। नीचे भी ऋण हो सकता है, ऊपर भी ऋण हो सकता है। ठीक है, तो ऋण की भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं या तो 0 से 0 हो सकती है या फिर धन की हो सकती है। इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि जितनी भी सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं सिर्फ धनात्मक होती है, जबकि परिमेय संख्याओं में जो P बटे Q के रूप में हम लिखते हैं वह धन वाली संख्याएं भी हो सकती है और बटे में ऋण सॉरी और मतलब P और Q की जगह पे धन की संख्याएं भी हो सकती है और ऋण की संख्याएं भी हो सकती है। लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋण की संख्याएं होती ही नहीं है, इसलिए सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे कि इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सत्य। अब इसके बाद में जो है आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के, इस अध्याय के, इस प्रश्नावली के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर करें। वेबसाइट का जो लिंक है वो है www.technovidya.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो जो कक्षा 9वीं की जो अध्याय वाइज जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो आज प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से हल किया है और अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, साथ ही जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके, उन्हें भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।